उत्तराखंड में बद्री केदार धाम सहित आधे गढ़वाल को जोड़ने वाली तोता घाटी में कई दरारों का खुलासा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत वर्टिकल स्लोप है और इस रॉक में हमने पाया कि तीन बड़ी तरह के तीन सेट हैं ज्वाइंट्स के दरारों के। मतलब एक दरार ऐसी पड़ी है, दूसरी ऐसी पड़ी है, तीसरी ऐसी पड़ी है। इस तरह के ये सिलसिले हैं दरारों के। ऐसा नहीं कि तीन ही दरारें हैं, तीन तरह की दरारें हैं और ये इस तरह से परफेक्ट सेट बनाता है इसका फेलियर के लिए। अब ये दरारें बहुत बड़ी बड़ी बन गई। अब इसका ये हमेशा के लिए नासूर बन गया है। हमने कहा था कि इस रोड पे 3-4 बड़े नासूर लैंडस्लाइड हैं वाइडनिंग से पहले। एक सिरोबगढ़ था, लामबगढ़ था, नंदप्रयाग था, ये 3-4 लैंडस्लाइड थे बड़े बड़े। अब क्या हो गए हैं कि ये दसियों में हो। हमने रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट से कुछ किया हो न किया हो, लेकिन हम बड़े नासूर लैंडस्लाइड्स के रूप में समृद्ध हो गए हैं। एक ये भी उनमें से है। जैसे जोशीमठ का जब जिक्र आया और आप बहुत क्लियरली बिना किसी झिझक के आप इस बात को स्पेसिफिकली कहते हैं कि अब आप वहाँ इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है और उसको अब संभवतः प्रयास करने के बाद भी उस शहर को बहुत लंबे समय तक बचाया नहीं जा सकता। आई वॉश होगा क्यों? ऐसा ही उत्तराखंड के कितने और शहर हैं जहाँ प्रॉब्लम्स इस लेवल तक पहुँच चुकी हैं कि वहाँ पर बड़े डैमेज के मुहाने पर वो शहर खड़े हैं या वो कस्बे खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ मुंशियारी, मैं देख रहा हूँ धारचूला, मैं देख रहा हूँ गोपेश्वर, मैं देख रहा हूँ भटवाड़ी तो है ही है। नैनीताल में बहुत बुरी स्थिति है। पौड़ी में इस तरह के डैमेज की संभावना है। घनसाली है, आपने उत्तरकाशी तो देखा ही देखा है। श्रीनगर में कभी बहुत प्रॉब्लम आने वाली। तो मेरे को तो बहुत डर लगता है इन शहरों से। 25 साल में करीब 50,000 किलोमीटर सड़क बन गई। आपने कहीं सुना था डंपिंग जोन बन रखे हैं? सारे के सारे पहाड़ खोद के उन्होंने स्लोप्स में डाल दिए। इसलिए जो बेतहाशा अचानक फ्लड्स, जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, उसका कारण यही है। सारे नौलों में सारा ये डंप डाल दिया गया है। उत्तराखंड में हम कई जगह दो तरह की विडंबनाएं देखते हैं। एक तरफ तो ये रोड वाइडनिंग है जो कि लगातार सड़कों को बनी बनाई सड़कों को और चौड़ा किया जाना, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं और व्यथित भी होते हैं कि कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी डोलियों में, कंडियों में बीमारों को, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल के लिए रोड तक लाने के लिए ही उनके प्राण निकल जाते हैं। तो गाँव की जो छोटी सड़कें हैं उसकी डिमांड लगातार होती रहती है। तो ये जो कंट्रास्ट है कि सड़क ठीक है या सड़क खराब है, इस कंट्रास्ट से कैसे डील किया जाना चाहिए किसी भी संवेदनशील सरकार को। आपने देखे हैं कि रेलवे प्रोजेक्ट में ज़्यादातर टनल्स ने अगर आपको वैसा कोलैप्स और सडन बवाल नहीं मचाया होगा, लेकिन सच बात यह है कि अब रेलवे प्रोजेक्ट्स के टनलों के ऊपर जितने भी स्प्रिंग्स थे, पानी के सोते थे, नाले थे, नौले थे, धारे थे, वो सब के सब सूख गए। 80-90% सूख गए हैं, बहुत दूर दूर तक सूख गए हैं। आप प्रॉपरली जियोलॉजिकल नज़रिए से देखते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है, आप एनवायरमेंटल नज़रिए से देखते हैं, आप साइंटिफिक नज़रिए से देखते हैं, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं और ठेकेदार जो लोग हैं जिनको ठेका मिलना है, उनका नज़रिया और दृष्टिकोण ही अलग होता है। उनके लिए तो ये है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा उतना बड़ा पैसा आएगा, उतना अच्छा चुनाव में खर्चा होगा, उतनी अच्छी PR होगी और उतना अच्छा वोट बैंक होगा और हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। तो उनके लिए तो बड़े प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि इसका एनवायरमेंटल लॉस क्या है। ये आपका शानदार विश्लेषण ये आप ही का विश्लेषण है वैसे। पहाड़ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। पहाड़ रहने का जरिया तो हो सकता है, अच्छी लाइफ जीने का जरिया तो हो सकता है, पर पहाड़ अरबों खरबों कमाने का जरिया नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बन गया है। उसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान भी किया है। वो तो उस पर गिरदा से लेकर के हीराशंकर राणा जी ने बहुत शानदार तरीके से उसको व्यक्त भी किया है। नमस्कार, बारामासा पॉडकास्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में एक खबर आई कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मशहूर तोता घाटी जो है उसमें कई बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। एक सनसनी के तौर से अक्सर बरसातों के सीज़न में जब ये खबरें आती हैं तो कुछ दिन इन पर चर्चा होती है, लेकिन दिलचस्प है कि उत्तराखंड के रिनाउंड जियोलॉजिस्ट ने आज से
3 साल पहले एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर लिखा जिसका नाम था माउंटेन हाईवे स्टेबिलिटी थ्रेडिंग ऑन फ्रेजाइल टेरेन ऑफ अपर गंगा कैचमेंट। ये विश्व के प्रख्यात जर्नल में पब्लिश हुआ और इसमें स्पेसिफिकली तोता घाटी के साथ साथ 2 अन्य जगहों को सैंपल लेते हुए बताया गया था कि ये कितनी फ्रेजाइल हैं और इसमें कितने डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं जो भविष्य में ख़तरा पैदा कर सकते हैं। ये पब्लिकेशन को लीड किया था डॉक्टर SP सती ने। SP सती जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत 12 मास। इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे उत्तराखंड के उस बेहद संवेदनशील भूगोल पर जिस पर अक्सर भूवैज्ञानिक दृष्टि से विस्तार से चर्चा कम हो पाती है, और उसी के परिणाम हैं कि जब भी यहाँ विकास कार्य किए जाते हैं उनमें तमाम EIA से लेकर जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की सलाहों को पीछे धकेल दिया जाता है और सिर्फ उस समय पर बड़े ऐसे चमत्कृत करने वाले प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं जिनमें पैसों के आंकड़े में खो के रह जाती है ये बात कि इतने 1000 करोड़ की रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उसके पीछे ये चर्चा कम हो पाती है कि उनके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होंगे। सर, सबसे पहले इसी रिसर्च पेपर में जो बातें सामने आई थी, इसकी जो फाइंडिंग्स थी, और इसके लिए स्पेसिफिकली जो 3 जगह चुनी गई थी उनमें से एक तोता घाटी से लामबगड़ वाला जो इलाका है, तो इसकी फाइंडिंग्स में आप लोगों ने क्या पाया था 2022 में जब इस जगह को स्टडी किया था? देखिए राहुल, ऐसा है कि तोता घाटी की जो रॉक फॉर्मेशन है वो रॉक फॉर्मेशन उसको कहते हैं क्रॉल फॉर्मेशन, और उसमें चूना पत्थर से मिलती हुई रॉक है जिसको कहते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट और चूना पत्थर में बेसिक अंतर ये है कि चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 मेनली कैल्साइट होता है। इसमें ये डोलोमाइट होता है, इसमें CaMgCO3 होता है, Mg भी होता है, मैग्नीशियम होता है। मोटे मोटे तौर पर ये कार्बोनेट रॉक है, अपने आप में मजबूत मानी जाती है बेहद। अब इसमें कार्बोनेट, अगर इसमें फ्रैक्चर नहीं है, अच्छा, दरारें नहीं है, तो ये मैसिव रॉक होती है। ये काफ़ी, इसमें बेडिंग प्लेन नहीं होते हैं, ये नहीं होते, तो ये अपने आप में मजबूत रॉक है। इसमें दूसरी बात भी होती है, इसमें अगर दरारें हैं भी, अगर उससे पानी परकुलेट हो रहा है, लैंडस्लाइड्स वगैरह, वो अगर लाइमस्टोन खासकर, डोलोमाइट में थोड़ा वो प्रोसेस स्लो हो जाती है, तो वो अपने आप में सीलिंग भी करता है। चूना घुलता है पानी में और इन दरारों में सीलिंग भी करता है, तो अपने आप में सेकेंडरी कॉम्पैक्शन भी हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, ये अपने आप को हील भी करती है, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत वर्टिकल स्लोप है, और इस रॉक में हमने पाया कि 3 बड़ी तरह के 3 सेट हैं जॉइंट्स के दरारों के। मतलब एक दरार ऐसी पड़ी है, दूसरी ऐसी पड़ी है, तीसरी ऐसी पड़ी है। इस तरह के ये सिलसिले हैं दरारों के, ऐसा नहीं कि 3 ही दरारें हैं, 3 तरह की दरारें हैं, और ये इस तरह से परफेक्ट सेट बनाता है इसका फेलियर के लिए। अच्छा, और इस बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पहले से भी टूटते, ब्लॉक गिरते रहे हैं। 2022 में, शायद 2022 या 23 में, एक फैकल्टी गढ़वाल विश्वविद्यालय का एक होनहार प्रोफेसर, वो यहीं पे इसी तरह के बोल्डर के आने से टूटा है, उनकी डेथ हो गई। अब सवाल ये उठता है कि तोता घाटी रोड तो बहुत पहले से है, ये रोड करीब 80-85 साल से है, मतलब 40s के, शायद 40s के अराउंड बनी थी। उस पर बारामासा ने एक विस्तार से प्रोग्राम भी किया, उसका अपने आप में भी एक इतिहास है कि तोता सिंह रांगड़ ने कैसे उसको बनाया था। तो ये अब क्यों हो रहा है ऐसा? अब हुआ ऐसा है कि जब ये रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट आया, तो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट में इस बात की जो अलग अलग सेक्टर्स के हिमालय में अलग अलग संवेदनशीलता, चट्टानों की प्रकृति वगैरह, इन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं किया गया, डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज नहीं किया गया, विविधता को एक्नॉलेज नहीं किया गया, और एक तरह की मेथोडोलॉजी से, एक ही तरह के मेथड से पूरे रोड को वाइड करने का सिलसिला शुरू किया गया। 2016-17 से ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया था रोड वाइडनिंग का, लेकिन तोता घाटी जैसे हार्ड रॉक टेरेन के इधर उधर से ज़्यादातर रोड वाइड कर दी गई थी, यही वो सेक्टर नहीं कर पा रहे थे। इसमें क्या किया गया, जैसे कोविड ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज आया ठेकेदारों के लिए भी और इस रोड को वाइड करने के लिए भी। कोविड में जैसे लॉकडाउन लगा, वैसे ही क्या किया गया, हाईवे अथॉरिटी ने क्या करवाया,
प्रशासन से मिलके कि उन्होंने मलेथा से डाइवर्ट कर दिया रूट टिहरी के लिए और उस रास्ते यहाँ से ऋषिकेश से भी डाइवर्ट कर दिया और इधर को बिल्कुल ब्लैंकेट बैन कर दिया यहाँ से ट्रैफिक का। अब यहाँ देखने वाला कोई नहीं था। एहतियात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश हैं कि पहाड़ों में आप डायनामाइट यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक्सप्लोसिव यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ इन्होंने बेतहाशा डायनामाइट यूज़ किए और इस ब्लॉक को तोड़ने का इससे बढ़िया मौका इनको कोई नहीं मिला। इन्होंने अनियंत्रित डायनामाइट यूज़ किए, ये बिल्कुल आरोप है। मतलब हमने जब ये 2022 में जब 21 के करीब हमने ये स्टडी करी तो हमने देखा ये बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है और एक्सपोज हो गई है। तो इनके अलोंग टॉपलिंग तो होगी, इनके अलोंग जो फॉल सरफेसेस बन गई हैं ये टॉपल करेंगे, टूटेंगे। ये हमने उस समय भी कहा था। लगातार इसमें दरारें अब वाइड होती रहेंगी क्योंकि आपने इसको एक्सपोज कर दिया, इसको चौड़ा कर दिया। दूसरा क्या होता है इस तरह के रॉक्स में कि इसमें मैंने जो बताया था आपको कि इसमें डिज़ोल्व हो जाता पानी में। जो बारिश का पानी है उसमें एक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं उसको। वो पानी कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो पानी क्रिया करके एक एसिड बनाता है HCO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ये रॉक जो है उसके साथ क्रिया करके डिसॉल्व कर देता है इसको, और डिसॉल्व करके उसके अंदर उसको कहीं अन्यत्र विस्थापित कर देता, बहा देता है, तो अंदर ही अंदर कैविटीज़ बन जाती हैं। इसको हम जियोलॉजी की भाषा में कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। अच्छा। तो ये अंदर ये बड़े बड़े वॉइड्स इसके अंदर है। ऊपर से इस तरह की दरारों के ओपन होने की दशा में, वाइड होने की दशा में ये जो वॉइड्स हैं इसके अंदर भी कोलैप्स करने की संभावना रॉक के बराबर है। तो बाहर से अगर आपको बिल्कुल ऐसा दिख रहा हो कि सॉलिड है लेकिन अंदर ये कोलैप्स कभी भी कर सकता है। और इन वॉइड जो ये वॉइड्स क्रिएट होते हैं, इनको पहचानने का कोई सटीक तरीका होता है कि पूरा आकलन किया जा सके कि कहाँ कहाँ पे ऐसे वॉइड्स क्रिएट हो रखे हैं या नहीं हो पाता? अगर सब सरफेस में कुछ डिस्टेंस तक तो आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन, जियोफिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट लगेंगे जिससे आप सब सरफेस में देखेंगे कहाँ का वॉइड है इसमें काफ़ी नीचे तक। अब यहाँ वर्टिकल है, वर्टिकल के लिए आपको बहुत टॉप से अगर इंस्ट्रूमेंट लगाने भी हैं, वैसे GPR होता है या और कई तरह से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पता कर सकते हैं कि नीचे कहाँ कहाँ वॉइड्स हैं। लेकिन अगर वर्टिकल है, रोड है यहाँ नीचे, अब आप यहाँ टॉप से करेंगे तो कितना नीचे वर्टिकल जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, कितना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन और वहाँ पहुँचाना है। तो ये केवल आप मुख्यतः न ये बहुत खर्चीला मामला भी है। आपको केवल रॉक की प्रकृति से ये संभावना हमेशा इसकी सेंसिटिविटी को एक्नॉलेज करते हुए तब आपको इस तरह के ब्लास्टिंग वगैरह करने चाहिए थे, आपने करानी हो। अब ये बड़ा दरारें बहुत बड़ी बड़ी बन गई है। अब इसका ये हमेशा के लिए नासूर बन गया है। हमने कहा था कि इस रोड पे 3-4 बड़े नासूर लैंडस्लाइड हैं वाइडनिंग से पहले। एक सिरोबगढ़ था, लामबगढ़ था, नंदप्रयाग था, ये 3-4 लैंडस्लाइड थे बड़े बड़े। तो अब क्या हो गए हैं कि ये दस्युं में हो गए। हमने रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट से कुछ किया हो न किया हो, लेकिन हम बड़े नासूर लैंडस्लाइड्स के रूप में समृद्ध हो गए हैं। एक ये भी उनमें से। अब आपको अलाइनमेंट कहीं से वहाँ पे ऐसा रास्ता नहीं है कि आप अलाइनमेंट उसको चेंज कर सके। अब एक ही काम कर सकते हैं आपकी कौडियाला से ये संभावनाएं तलाशें कि एक तरफ कौडियाला से और उधर ऊपर की साकनीधार की तरफ से पल्ली तरफ कहीं आप टनल का रास्ता संभावना तलाशें। नहीं तो यहाँ पे ये नासूर बनता रहेगा। बहुत वर्टिकल फॉर्म यहाँ पे स्लोप है और ये टॉपलिंग की हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। बड़े बड़े ब्लॉक्स इसके डोलोमाइट के टूटते रहेंगे। बहुत खतरनाक एरिया का हो गया है। अच्छा, और ये टनल का सर जिक्र आया, ये कितना अपने आप में कितना सेफ है इस तरह के टेरेन में? अब ऐसा है, देखिए खतरनाक तो है क्योंकि रेलवे का भी आपने देखा है। हाँ। आपने देखा रेलवे प्रोजेक्ट्स के, आपने देखे हैं कि रेलवे प्रोजेक्ट में ज़्यादातर टनल्स ने अगर आपको वैसा कोलैप्स और सडन बवाल नहीं मचाया होगा, लेकिन सच बात यह है कि अब रेलवे प्रोजेक्ट्स के टनलों के ऊपर जितने भी स्प्रिंग्स थे
पानी के सोते थे, नाले थे, नौले थे, धारे थे, वो सब के सब सूख गए। 80-90% सूख गए हैं, बहुत दूर दूर तक सूख गए। फॉर एग्जाम्पल गौचर एक जगह, गौचर के नीचे से मतलब कमेड़ा वगैरह से नीचे से सुरंग बनी है, लेकिन ऊपर गांव सैल गांव है करीब 3 किलोमीटर ऊपर, वहाँ का एक पानी पेरेनियल स्रोत था, वो सूख गया है। आप गुलाबरे में जाइए, गुलाबरे का इतना मोटा पानी का स्रोत था, बहुत बढ़िया डिस्चार्ज उसमें था, एकदम सूख गया है। तो ये तो होता है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी अगर प्रॉपर यूज की जाए टनलिंग की, तो टनलिंग इज सेफर। अच्छा, बड़े वोंड नहीं बनाता वो अंदर ही अंदर आपको पैसेज देता है। लेकिन होता क्या है कि अंडरग्राउंड में फिर नियमों की पैसों के चक्कर में नियमों के बड़े वायलेशन होता है। टीवीएम से अगर प्रॉपर किया जाए, अगर उसमें खर्चे की वो न देखी जाए, लेकिन उसमें अगर सेफ्टी से किया जाए तो टनलिंग ज़्यादा सेफ होता है। अच्छा, कंपैरेटिवली रोड से। रोड ने तो पूरा घाव कर दिया ना, पूरा जितना पे दिख रहा है उतना घाव ही घाव है। यहाँ पे दो ही तरफ है स्लोप में घाव, एक जहाँ से अंदर गया और एक बाहर आया। हाँ, रोड के लिए सर आप ही के इस रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा कि 2000 पिछले लगभग 2 दशकों में वर्ल्ड वाइड का ये जो डेटा है कि लगभग 12 मिलियन किलोमीटर रोड्स पूरे विश्व में बनी हैं, और 2050 तक ये 25 मिलियन किलोमीटर्स और अतिरिक्त बनने जा रही हैं। उत्तराखंड में हम कई जगह 2 तरह की विडंबनाएं देखते हैं। एक तरफ तो ये रोड वाइडनिंग है जो कि लगातार सड़कों को बनाई सड़कों को और चौड़ा किया जाना, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं और व्यथित भी होते हैं कि कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी डोलियों में, कंडियों में बीमारों को, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल के लिए, रोड तक लाने के लिए ही उनके प्राण निकल जाते हैं। तो गांव की जो छोटी सड़कें हैं उसकी डिमांड लगातार होती रहती है। तो ये जो कंट्रास्ट है कि सड़क ठीक है या सड़क खराब है, इस कंट्रास्ट से कैसे डील किया जाना चाहिए? किसी भी संवेदनशील सरकार को इस पहलू को कैसे आगे बढ़ना चाहिए रोड के मामले में स्पेसिफिकली? अब राहुल, ऐसा है कि ये बात भी सच है कि आप आदम स्थितियों में नहीं रह सकते जी। आपको सड़कें चाहिए, विकास भी चाहिए। विकास, सड़कें विकास की सिराएं हैं, धमनियाँ हैं उनको, परंतु ये है कि उसको बनाने का एक तरीका होता है। टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के बाद विश्व में सड़कें बनाने का तरीका काफ़ी सेफ हो गया है। काफ़ी जगह जैसे यूरोप की सड़कें बनती हैं, विकसित देशों की सड़कें बनती हैं, तो वहाँ इस बात का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि सड़कें सेफ हों। एक बात। दूसरी बात ये हो कि सड़कों की आवश्यकता के अनुसार सड़कें बनाई जाएं। उत्तराखंड में पिछले 25 साल में, अब 5 साल से तो कम हो गया, मेरे ख्याल से पैसे कम हो गए अब सरकारों में, लेकिन सड़कें तो पॉलिटिकल रीजन से ज़्यादा बनी हैं। और सड़क बनाने में विश्व की सबसे पुरातन टेक्नोलॉजी, मैं बार बार कहता हूँ, अपनाई गई, जिसमें जेसीबी का ड्राइवर अलाइनमेंट तय करता था और जेसीबी का ड्राइवर खोद के और सीधे नीचे स्लोप में डाल सकता था। अभी भी क्या हुआ, आपने डंपिंग जोन का कंसेप्ट तो 2016 के बाद सुना होगा, जब ये रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब आपने डंपिंग, नहीं तो हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कि पिछले 25 साल में करीब 50,000 किलोमीटर सड़क बन गई। आपने कहीं सुना था कि डंपिंग जोन बन रखे हैं? सारे के सारे पहाड़ खोद के उन्होंने स्लोप्स में डाल दिए। इसलिए जो बेतहाशा अचानक फ्लड्स, जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, उसका कारण यही है, सारे नौलों में सारा ये डंप डाल दिया गया है। हिमाचल में इस वाइडनिंग प्रोजेक्ट ने, और उत्तराखंड में ये दूसरी तरह की तबाही लाया। जो वो स्लोप्स में डाले, जो स्टेट गवर्नमेंट की सड़कें बन रही थी, उन्होंने तो क्या किया कि सारा मलबा सारे स्लोप्स में डाला। इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, इन्होंने नालों को कहीं पे गहराई है तो वहाँ पे उन्होंने डंपिंग जोन बना दिया। अब और उसका प्रोटेक्टिव मेजर कुछ नहीं किए, उसके रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई। अब क्या हो रहा है कि वहाँ से जैसी बारिश आ रही है, नाले तो वो प्राकृतिक है, वो सारा का सारा डंप किया हुआ मलबा जो डंपिंग जोन में था उसको नीचे ला रहे हैं। हिमाचल में भी व्यापक तबाही और उत्तराखंड में भी व्यापक तबाही जो पिछले 4-5 साल में बढ़ गई है, 5-6 साल में, उसका कारण ये वाइडनिंग प्रोजेक्ट हो गया है। एक तरह से पोटेंशियल टाइम बॉम्ब्स बैठा दिए हैं। आप देखिए हिमाचल में, उत्तराखंड में तो आप देखते रहते थे कि पिछले 25 साल में हो रहा है, हिमाचल में तो नहीं देखते थे आप। हिमाचल में पिछले 3-4 साल से क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो आपने रेडीमेड मटेरियल माल तैयार रखा हुआ है, बस बारिश आने की देर है, आप वो माल
नालों में बह जाता है, वो वॉल्यूम बढ़ाता है, वो डेंसिटी बढ़ाता है, वो आकार बढ़ाता है, उसके अलावा और वो बस्तियों में घुस रहा है लगातार। तो वाइडनिंग प्रोजेक्ट ने बहुत बड़ी त्रासदी का कि रास्ते यहाँ खोल दिए हैं। ये इनसेंसिटिविटी है, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन पहाड़ की फ्रेजिलिटी को एक्नॉलेज न करते हुए, इसकी संवेदनशीलता को न, उसको कभी भी इसको कंसिडर न किया गया, सीरियसली नहीं लिया गया, इसके दुष्परिणाम हम दशकों तक भुगतते रहेंगे। अब जैसे तोता घाटी जैसी जगह अगर कहीं पे और होती जहाँ पे स्लोप जेंटल होता, तो मैंने कहा था कि लैंडस्लाइड में हीलिंग टेंडेंसी भी आती है। जैसे कई जो यहाँ 70-80 के दशक में जो मसूरी हिल्स में जितने भी माइनिंग जो बंद हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और उसके जो यहाँ लाइमस्टोन के जो माइंस थे, अब धीरे धीरे वहाँ जंगल उगाए हैं। एक तो इको टास्क फोर्स ने आपकी चलो वो एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसने भी बड़ा काम किया है। दूसरा, लाइमस्टोन की अपनी टेंडेंसी भी है कि वो वोन्स को हील करती है, लेकिन तब करती है कि जब उसमें वाइडनिंग ना हो रहा हो। यहाँ तो लगातार गाड़ियां जा रही हैं, आपने ब्लास्टिंग से वैसे ही वाइड कर रखा है, वैसे ही स्लोप इतना वर्टिकल है कि वो अपने आप ही ग्रेविटी से वाइड हो रहे हैं। तो यहाँ हीलिंग की वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो ये आपने ऐसा नासुर तैयार कर दिया है जिसका कोई रेमेडी नहीं है। सर, ये ऑडियंस के भी समझने के लिए इस पे भी बताइएगा कि देखिए 2022 में आपका एक इतना डिटेल्ड पेपर आया। इस पेपर में स्पेसिफिकली तोता घाटी के बारे में साइंटिफिक तरीकों से जांचने के बाद स्पेसिफिकली बताया गया है कि रोड वाइडनिंग से समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा डाउन टू अर्थ जो मैगजीन आती है जी, जो पॉपुलर मैगजीन जी, उसमें भी उसमें हमने पर्टिकुलरली केवल यही वाला चंक, केवल तोता घाटी वाला, इसमें हमने डिटेल में लिखा था कि ये बहुत खतरनाक कर रहे हैं। तो हमारी सरकारें इतनी असंवेदनशील क्यों होती हैं कि जब तमाम वैज्ञानिक उनको बता रहे होते हैं, वो उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है? कभी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि EIA अपने आप में तो एक उसके लिए प्रोविज़न तो है कि वो करवाया जाएगा, वो किस तरह के जियोलॉजिस्ट से करवाया जाता है और किस तरह की सलाहें दी जाती हैं कि जब आपदाएं आती हैं, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और जब इस तरह के पेपर सामने आते हैं। ऐसा ही जोशीमठ के मामले में भी हुआ कि जोशीमठ पर कब से भूवैज्ञानिक पहले से बता रहे थे। हमने आपके साथ ही एक डिटेल रिपोर्ट उस पर भी की थी। आपने तो ये भी बताया था कि अब तो ये तय मानिए कि जोशीमठ देर सवेर जो है खत्म होने जा रहा है। तो सरकारें इतनी असंवेदनशील क्यों होती हैं कि उसके इस तरह की रिपोर्ट्स के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता? राहुल, ये बहुत सही प्रश्न है और बहुत गलत आदमी से पूछा जा रहा है। ये असल में सरकार से पूछा जाना चाहिए वास्तव में कि भाई आपने रोड वाइडनिंग जो चारधाम प्रोजेक्ट था 1000 किलोमीटर का करीब उसको आपने कितने 52-53 आपने उसके सेगमेंट किए कि EIA बाईपास के। इसके बावजूद भी जो थोड़ा बहुत जो इन्होंने पहले जो कानापुर के लिए किया था, मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा कि एक हमारा प्रोजेक्ट पेपर है 2011 का। 2010 में एक आपदा आई थी जो रुद्रप्रयाग से और ऋषिकेश के बीच में बहुत बड़ी आपदा आई थी। ये सितंबर में आई थी, तीसरी वीक में। तो हमने उस पर एक पेपर लिखा था और हमने बताया था कि यहाँ से ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक बहुत संवेदनशीलता है, इसमें यहाँ बहुत खतरा है। जब ये प्रोजेक्ट 2016 वाला ये प्रोजेक्ट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट चारधाम प्रोजेक्ट कंसीव हुआ होगा, तो इसमें किसी कंपनी को ठेका दिया गया है कि आप इसकी प्रिलिमिनरी स्टडी जमा कीजिए, इसकी EIA जमा कीजिए। इन्होंने क्या किया, हमारा वही वाला मैप जो 2011 में छपा हुआ था उसको इन्होंने बिना क्रेडिट दिए हुए बिल्कुल सेम, अच्छा, एक आध उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी है, वो भी वैसे का वैसे, अब वो चिप दिया, अब वो EIA तैयार होगी। तो इतना ज़्यादा सुपरफिशियल तरीके से हो रहा है सरकार के द्वारा दिया गया काम। असल में क्या मुझे लगता है कि सरकार, जब मैंने देखा कि बताया जाए, सरकार के किसी तंत्र को किसी अवयव को बताया जाए तो कोई ना कोई तो उसमें संवेदनशील निकल आता है। लेकिन एक बड़ी साजिश ये होती है कि सरकार में जो कर्णधार हैं, जो नियंता है, जिसको करना है, अव्वल तो ये होता है कि उसकी मंशा नहीं है समझने की। समझाया जाएगा तो समझ तो जाएगा। दूसरा ये है उसको जानबूझकर उसको अंधेरे में रखा जाता है। ये भी हमने देखा रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के मामले में, जब कुछ लोगों ने प्रयास करके सफल हुए लोग नितिन गडकरी जी को मिले कि पहाड़ों में आपने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, इतने बड़े, चाहे हिमाचल के केस में, और हिमाचल की 2023 की आपदा के बाद
उन्होंने इसमें फिर बोला कि यार इसको तो समय देखना चाहिए था। उसमें उसके बाद उन्होंने कोई कमेटी बनाई, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ये तंत्र में कहीं ना कहीं खामी जरूर है, जो पूरी तरह से एजुकेट नहीं किया जाता है, उसको अपडेट नहीं किया जाता है और उसको बताया नहीं जाता कि कैसे खतरे हैं। दूसरी बात ये है कि आपके ये पेपर केवल जर्नलों की शोभा बढ़ाते हैं, और हम तो ऐसे साइंटिस्ट भी नहीं हैं। हम तो पब्लिक फोरम पे, हम सोशल मीडिया पे, हम अखबारों के माध्यम से, पॉपुलर मैगजीन्स के माध्यम से हम लगातार लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं। कोई तो पूछे हमको कि भैया क्या करना चाहिए। ऐसी चीज़ें तो होती नहीं है मतलब। अच्छा, और एक लॉबी भी काम करती है संभवतः, क्योंकि उनका नज़रिया आप प्रॉपरली जियोलॉजिकल नज़रिए से देखते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है, आप एनवायरमेंटल नज़रिए से देखते हैं, आप साइंटिफिक नज़रिए से देखते हैं, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं और ठेकेदार जो लोग हैं जिनको ठेका मिलना है, उनका नज़रिया और दृष्टिकोण ही अलग होता है। उनके लिए तो ये है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा उतना बड़ा पैसा आएगा, उतना अच्छा चुनाव में खर्चा होगा, उतनी अच्छी PR होगी और उतना अच्छा वोट बैंक होगा और हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। तो उनके लिए तो बड़े प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि इसका एनवायरमेंटल लॉस क्या है। ये आपका शानदार विश्लेषण है। आप ही का विश्लेषण है वैसे। अच्छा, ये बात भी उठी थी कि जैसे जोशीमठ का जब जिक्र आया और आप बहुत क्लियरली बिना किसी झिझक के आप इस बात को स्पेसिफिकली कहते हैं कि अब आप वहाँ इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है और उसको अब संभवतः प्रयास करने के बाद भी उस शहर को बहुत लंबे समय तक बचाया नहीं जा सकता। आई वॉश होगा केवल, जी, आई वॉश होगा वो सिर्फ। ऐसा ही उत्तराखंड के कितने और शहर हैं जहाँ प्रॉब्लम्स इस लेवल तक पहुँच चुकी हैं कि वहाँ पर बड़े डैमेज के मुहाने पर वो शहर खड़े हैं या वो कस्बे खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ मुंशियारी, मैं देख रहा हूँ धारचूला, मैं देख रहा हूँ गोपेश्वर, मैं देख रहा हूँ भटवाड़ी तो है ही है। मैं उत्तराखंडी अगर मैं यहाँ भी जाऊँ तो शिमला भी बहुत बड़े उसमें है, धर्मशाला है, और ये कई शहर, नैनीताल में बहुत बुरी स्थिति है। वो बोले नाला वाले तरफ। हाँ, नैनीताल की बहुत बुरी स्थिति है। पौड़ी में इस तरह के डैमेज की संभावना है। घनसाली है, आपने उत्तरकाशी तो देखा है। मुख्यतः ये सारी की सारी प्रॉब्लम श्रीनगर में कभी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। 2010 में आई थी श्रीनगर में, जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है वहाँ बनाए और जिस हैफाजत तरीके से डेवलपमेंट हुआ, श्रीनगर में बहुत बड़े दिक्कत आने वाली है। ये मेनली कारण ये है कि आपने श्रीनगर में हमने 54-55 नाले ट्रेस किए थे जो नेचुरल थे, अब वो 14-15 रह गए हैं, बल्कि उनमें भी बन गया है, उनमें भी कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो आपने नाले बंद कर दिए, नेचुरल ड्रेनेज बंद कर दिए, घरों के ड्रेनेज के लिए कोई एफिशिएंट वो रखा नहीं है आपने। तो ये हर पहाड़ी कस्बों की कहानी घातक है। अभी ये 2013 का जैसा हो गया, एक मुश्त भी हो सकते हैं 10 शहर। अच्छा, 10 कभी 2013 की जैसी अगर अनयूजुअल वेदर इवेंट अगर आई, जिसकी संभावना है, जो कि IPCC भी बोलती है, और क्लाइमेट चेंज के दौर में 2013 की जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होना कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं है, ये होने वाला है। इस तरह से अगर आएगा तो एक साथ 10 जगह भी ऐसी स्थिति आ सकते हैं कि त्राहिमाम की स्थिति, पूरे 10 के 10 शहर हम लोग चेत नहीं रही हैं। उस दृष्टि से हम विकास अव्वल तो रेमेडियल मेजर की तरफ तो सोच ही नहीं रहे हैं। सर, इसकी थोड़ा सा और इसको डिटेल में एक बार ब्रेक डाउन करते हैं कि मतलब किसी को ये भी ना लगे कि ये कोई सेंसेशनल टाइप की चीज़ है। हम एक साइंटिस्ट के साथ में बाकायदा साइंटिफिक रीजंस के हिसाब से ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर शहरों पे इतने भयानक खतरे हैं तो वो क्यों हैं। तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं ताकि ऑडियंस और डिटेल में ये समझ पाए कि जितने शहरों के आपने नाम लिए हिमाचल और उत्तराखंड के, उन पर अगर हम ये कह रहे हैं कि बड़ा भारी संकट है, तो उसके रीजंस, जैसे एक प्राइमरी रीज़न आपने आइडेंटिफाई किया कि एक तो ड्रेनेज पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, उसके जियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं उसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके बताइएगा, और ऐसे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इन शहरों को खतरे में डाल दिया है। अगर ड्रेनेज बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए, तो अगर पानी अतिवृष्टि की दशा में पानी अपने उसने तो अपने नेचुरल मार्ग हैं, वो आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, तो वो इन्वेड करेगा, वो जहाँ आपने रोक रखा है उसका अतिक्रमण करेगा और बस्तियों में घुसेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि नई जगहों पे जाएगा वो पानी, वहाँ स्कोर करेगा, वहाँ खोदेगा, वहाँ से पहले तो दोनों तरफ के स्लोप्स वहाँ से टॉपल करेंगे, गिरेंगे। दूसरा क्या होगा कि बस्तियों में फ्लड आएगा, घर बहेंगे,
घर भरेंगे, घर टूटेंगे और उससे भी बड़ा नुकसान होगा। और इतनी सघन बस्तियां हो गई हैं कि बड़ा नुकसान होने का, जान माल का बड़ा नुकसान जैसे हिमाचल में इसी बार हुआ, 2013 की आपदा में हुआ। 2013 की आपदा में ज़्यादातर बस्तियां वो नेस्त नाबूद हुई जो कि 1960 के बाद बनी थी। वो ब्लॉक कर रखा आपने, नदी के मार्ग ब्लॉक कर रखे हैं। तीसरा क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जब आपने इस तरह के ब्लॉक कर दिया है, घरों का पानी का कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसको भी आपने इसी तरह से अपने आप ही समाने के लिए अंडरग्राउंड सीपेज के लिए आपने रख दिया, तो धीरे धीरे इस सीपेज के कारण क्या है और स्लिप सर्फेसेस डेवलप होती हैं। जैसे जोशीमठ में भी ये बिल्कुल जोशीमठ में भी, जोशीमठ में भी जहाँ भी इस तरह का लूज मटेरियल है, जो पुराने कभी का लैंडस्लाइड्स हैं, ज़्यादातर बस्तियाँ और पहाड़ों में ज़्यादातर जेंटल स्लोप्स वो हैं जो पुराने लैंडस्लाइड्स हैं, उन्हीं में बस्तियाँ बसी हैं, उन्हीं में खेत हैं। ये विडम्बना है। आपने वहाँ ड्रेनेज तो आपने जो था नेचुरल उसको तो आपने ब्लॉक कर दिया, ऊपर से जो अपने घरों का जो पानी है उसको बाहर निकालने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं करी। उसकी वजह से नए स्लिप्स और लगातार खोद के घर बना रहे हैं, तो स्लोप्स को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी वजह से नए लैंडस्लाइड्स को जन्म दे रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मिलके डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हर पहाड़ी कस्बा एक तरह से, अब जैसे हम जियोलॉजिकली और हम इन चीज़ों को देखते हैं तो मेरे को तो बहुत डर लगता है इन शहरों से। अब थोड़ा साइकोलॉजी भी अपनी ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि कई बार ह्यूमन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी। मैं एक एग्जांपल दूंगा। 1998 में मंदाकिनी की एक सहायक नदी है मधुगंगा, मधमेश्वर नदी, मधमेश्वर से आती है। उसके कैचमेंट में बहुत भयंकर बारिश आई अगस्त में, 11 से 18 अगस्त के बीच में। और उसमें क्या हुआ कि 18 अगस्त को क्या हुआ कि एक पहाड़ी पे गांव बसा था भेटी, वो पूरा का पूरा पहाड़ टूट के दूसरी तरफ नदी के गया और उसने वहाँ पोंडार गांव था वो दबा दिया। अच्छा, नदी के पार वाले गांव, हाँ, एक और बीच में डैम बना दिया। डैम बन गए वहाँ। उस गांव के नीचे कुछ लोग मतलब कुछ लोग तो वहाँ से पहले, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही थी तो कुछ लोग शिफ्ट कर दिए गए थे, लेकिन 39 लोग उस गांव में दफन हो गए। 30-40 मीटर मलबे के नीचे पोंडार गांव। आज आप पोंडार गांव में जाओगे, जो गांव कब्र है, मतलब एक तरह कब्र है 39 लोगों की, उस गांव के ऊपर उससे बड़ी बड़ी मकानें बन गई हैं। कुछ दिनों तक लोगों को शिफ्ट जो रखा था उनको कुछ 2-3 महीने 1 साल तक उनको वहाँ रखा गया ओकेमठ। गवर्नमेंट ने कुछ अल्टरनेट दिया नहीं, कहाँ जाते लोग, वो फिर वहीं पे चले गए। मतलब वो लैंडस्लाइड, और वो पहाड़ अभी भी उतना ही संवेदनशील है, वो उसके सामने वाला पहाड़ फिर उतना ही संवेदनशील है, पूरा इलाका संवेदनशील है। अव्वल तो मंदाकिनी वैली ही पूरी संवेदनशील है, लेकिन इस तरह की मंदाकिनी वैली में इस तरह के एग्जाम्पल एक नहीं है। पोंडार गांव का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, लगातार है। कालीमठ के इलाके में सारे गांव ऐसे हैं। इधर की तरफ आप मेन लाइन में चले जाओ, उधर बहुत सारे गांव ऐसे हैं। तो वो बस्तियां इसी तरह के लैंडस्लाइड्स में बसी हुई हैं। आपको समुचित लोग जाएंगे कहाँ, बसाने तो आपने वहाँ ही है, लेकिन मिनिमम रिस्क पे ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए थी जो कि की जा सकती थी, नहीं कर पाए। सर, कुछ पॉइंट्स को इसको रैप करने से पहले कि हमारे यहाँ पे एक कैरिंग कैपेसिटी की बहुत बात होती है, वो चाहे चारधाम यात्रा के संबंध में हो या जैसे आपने बताया कि कई जगह पे इतनी क्लोज डेंसिटी में कंस्ट्रक्शंस कर दिए गए हैं। तो हमारी यहाँ के उत्तराखंड के ज्योग्राफी को देखते हुए एक तो थोड़ा सा इस पर भी कि हमारी ज्योग्राफी इतनी सेंसिटिव क्यों है। अगर पूरे पैन उत्तराखंड और पैन हिमाचल की बात करें, इतने लैंडस्लाइड्स और इतनी ज़्यादा जैसा कि वो सर्वे भी बताता है कि पूरे भारत के सबसे ज़्यादा जो लैंडस्लाइड प्रोन जोन है उसमें पहले नंबर पर रुद्रप्रयाग जिला। उसके पीछे की जियोलॉजी क्या है राहुल? 2-3 चीज़ें हैं जी। एक तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम पूरे इंटायर हिमालय के डेंसेस्ट ड्रेनेज नेटवर्क वाले क्षेत्र हैं। 14-15 बड़ी नदियां हैं जो ग्लेशियर से आती हैं, सब हमारे अगल बगल से और बीच से होके निकलती हैं। हाँ, सब हमारे, ये यमुना से टोंस से लगा दो तुम, टोंस से और काली तक।
इसके बीच में लगातार बड़ी 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 नदियां हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ दरारें बहुत ज़्यादा है, यहाँ फॉल्ट्स और थ्रस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से यहाँ की चट्टानें ज़्यादा भंगुर हैं, ज़्यादा किरच हैं। और कुछ कुछ वैलीज तो ज़्यादा ही हैं, जैसे मंदाकिनी वैली बहुत ही ज़्यादा है, जैसे पिंडर वैली है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से तो ये सब चीज़ मिलके यहाँ की चट्टानों को दरारों युक्त बना दिया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप के झटके, लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं, उनकी वजह से नई नई दरारें बनती रहती हैं। भूकंप का तात्कालिक नुकसान तो जो होगा, उसके अलावा भविष्य के सैकड़ों सालों के लिए वो लैंडस्लाइड्स की पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं, दरारों के मामले में नई दरारें बना देते हैं। इन सब चीज़ों ने इस भूमि को बहुत अत्यधिक संवेदनशील बना दिया। अब ये तो संवेदनशीलता क्षेत्र की है। अब नुकसान यहाँ ज़्यादा क्यों होता है? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कहो कि पूरे इंटायर हिमालय में इतने प्रसिद्ध श्राइन जो यहाँ जो तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों के चारों उत्तराखंड में पड़ते हैं। इनकी वजह से एक इकोनॉमी जुड़ गई है। इकोनॉमी जुड़ गई है तो उसकी वजह से जब जहाँ लालच जुड़ता है वहाँ बस्तियाँ बसने चाहते हैं, बस्तियों वहाँ नियमों का वायलेशन होता है, वहाँ बड़े बड़े, आप बताइए 1998 का भूकंप अभी 20 साल भी नहीं हुए, 20-22 साल हुए। 1991 का उत्तरकाशी भूकंप अभी इतने साल नहीं हुए। तब ये बोला जाता था 3 मंजिल तो 2 मंजिल से ज़्यादा मकान नहीं बनाने हैं। अब आप ठीक जो भूकंप के लिए जो सबसे संवेदनशील दरारें हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो कि कुंड से गुजरती है मंदाकिनी वैली में, जो कि पांडुकेश्वर से गुजरती है, हेलंग से गुजरती है अलकनंदा वैली में, जो फटवाड़ी से गुजरती है भागीरथी वैली में, जो बड़कोट से गुजरती है यमुना वैली में, बड़कोट से के नॉर्थ से गुजरती है। इन इलाकों में 5-5, 6-6, 7-7 मंजिलें मकान और होटल बन गए हैं और गधेरे बंद कर दिए गए हैं, पहाड़ खोद के बना दिए गए हैं। तो आपने तो अपने लिए कब्र पूरी तरह से तैयार कर ही दी है। और प्रकृति ऊपर से मौसम के बदलाव के इस मिजाज में अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ रही हैं और उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। अतिवृष्टि हो रही है और उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ तो होना ही है। सर, हम रैप करेंगे इंटरव्यू को, और इस पे बहुत सारी हमारी इस बारे में भी बात हुई कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, सरकारों को क्या करना चाहिए, लेकिन वो तो एक बड़ा विषय हो जाता है। सरकारें अमूमन वही करती हैं जो उन्हें करना होता है। लेकिन आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे? बहुत लोग अपने क्या व्यक्तिगत स्तर पे भी कुछ चीज़ों की जांच परख करके, मान लीजिए कि कोई लोग अगर नए निर्माण करना चाह रहे हैं पहाड़ के कुछ इलाकों में, अपना घर या अपने होम स्टेज या अपनी इस तरह की चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, वो लोग व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ के संवेदनशील भूगोल को देखते हुए उन्हें किस चीज़ का मेनली ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम लोग वो गलतियाँ बड़े लालच के चक्कर में करने से बचें? ये तो क्लियर ही है कि 5-5, 6-6 मंजिला, 8-8 मंजिला मकान बनाने से बचें, लेकिन उसके अलावा भी और कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो पर्सनल लेवल पे लिए जा सकते हैं? एक तो ये है कि उसमें हल्का मटेरियल यूज़ करें, ये कंस्ट्रक्शन में हल्का मटेरियल यूज़ करें। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप बहुत यूरोप के कई घर देख लो, आप यूरोप में देख लो आप घर, या कई जगह यहाँ भी बन रहे हैं, बहुत हल्का मटेरियल यूज़ करें, धजा पे बोझ कम हो। दूसरा क्या हो, पहाड़ कम से कम खोदा जाए, टेरेन के हिसाब से जो टेरेन है, जो स्लोप है, उसके हिसाब से घर बनाए जाए। ऐसा अब बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति हुई है, तो ये लोग बना रहे हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि स्लोप की सेंसिटिविटी को देखते हुए स्लोप के हिसाब से बना रहे हैं। दूसरा, बड़े निर्माणों से बचें, छोटे निर्माण, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस तर्क के साथ रहें और ड्रेनेज का ख्याल रखें। अपने घर के ड्रेनेज के प्रबंधन की समुचित व्यवस्था पहले तय कर लें।
ये सब चीज़ें हैं। और ये बात है कि पहले अगर कहीं पे आप बना रहे हैं तो उसका पहले का वहाँ के लैंडस्लाइड हिस्ट्री अगर आपको किसी लोगों से पूछें कि यहाँ कोई वो तो नहीं आया था, कभी लैंडस्लाइड तो नहीं आया था, अगर लैंडस्लाइड आया था तो अब किसी कम से कम किसी जियोलॉजिस्ट की मदद लें। अगर बनाने के लिए आप पहाड़ में बसना चाहते हैं, आपका गांव यहाँ है, आपकी संवेदनाएं यहाँ हैं, आपका नोस्टैल्जिया यहाँ है ना, और आप एस्थेटिक आप सेंस आपका बोलता है कि मुझे पहाड़ पे रहना है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें। पहाड़ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, पहाड़ रहने का जरिया तो हो सकता है, अच्छी लाइफ जीने का जरिया तो हो सकता है, पर पहाड़ अरबों खरबों कमाने का जरिया नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बन गया है। उसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान भी किया है। वो तो उस पे गिरदा से लेकर के हीराशंकर राणा जी ने बहुत शानदार तरीके से उसको व्यक्त भी किया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बारामासा को समय देने के लिए। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, बारामासा के अन्य प्रोग्राम पसंद आते हैं तो आप हमारा सहयोग भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल की पेड मेंबरशिप लेके या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट और तमाम तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स और अपने रेगुलर वीकली प्रोग्राम्स लेकर निरंतर आपके पास आते रहें। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले एपिसोड में फिर से होगी एक और पर्सनालिटी से मुलाकात। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए बारामासा।